ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जू चिंग जितना जानती थी ब्लेसेड लैंड के एक्टिविटीज के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी अचानक एक जबरदस्त गरजने वाली आवाज दूर कहीं से सुनाई देती है। जैसे ही ये आवाज गूंजती है, ब्लेसेड लैंड की जमीन जोर से कांप उठती है। उसी वक्त एक अजीब सी ग्रेविटेशनल फोर्स हवा में महसूस होती है। मेंग हाओ की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके अंदर के डाउ पिलर्स किसी अनसीन फोर्स के इन्फ्लुएंस में कांप रहे हों, जैसे कोई उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। अब आगे मेंग हाओ का चेहरा तुरंत बदल जाता है। उसकी कल्टीवेशन बेस घूमती है और उसके परफेक्ट डाउ पिलर से एक तेज और इंटेंस पावर निकलती है जो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को रोकने लगती है। जू चिंग पहले तो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जब वो मेंग हाओ के चेहरे पे टेंशन देखती है तो उसका चेहरा भी चिंता से भर जाता है। गर्जने की वो आवाज पूरे ब्लेसेड लैंड में गूंजती है। सिर्फ मेंग हाओ ही नहीं, बल्कि जितने भी रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स वहां होते हैं, सब पर असर डालती है। चाहे वो कुछ भी कर रहे हों, सब तुरंत क्रॉस लेगेड बैठ जाते हैं और मेडिटेशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में एक के बाद एक रोग कल्टीवेटर्स के बदन फट जाते हैं। उनका फ्लैश और ब्लड हर तरफ बिखर जाता है। सिर्फ उनके डाउ पिलर्स बचते हैं, जो हवा में उड़ते हुए उस ग्रेविटेशनल फोर्स वाली जगह की तरफ खींच लिए जाते हैं। ये डाउ पिलर्स एक माउंटेन रेंज की तरफ जाते हैं। उस रेंज का एक हिस्सा किसी शक्तिशाली फोर्स की वजह से धंस गया होता है, जहां एक ब्लैक टावर बना हुआ दिखता है। उस टावर का कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। सिर्फ 3 लेवल्स बने होते हैं। हर डायरेक्शन से डाउ पिलर्स उड़ते हुए आते हैं और 4th लेयर बनने लगती है। जैसे ही 4th लेयर कंप्लीट होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे कम पड़ती है और फिर गायब हो जाती है। राउंडेड काउंट में देखा जाए तो अभी ब्लेसेड लैंड में 30 से ज्यादा रोग कल्टीवेटर्स मर चुके होते हैं। यह सीन देखते ही बाकी बचे रोग कल्टीवेटर्स के दिल में डर बैठ जाता है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं जा सकते। चाहे जितना भी खोज लें, एग्जिट ढूंढना नामुमकिन होता है। जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आई थी, वहां करीब 1000 ब्लैक सिव सेक्ट डिसाइपल्स क्रॉस लेगेड बैठे होते हैं, कुछ अजीब से स्क्रिप्चुरल चांट्स करते हुए। जो ब्लैक सिव सेक्ट के डिसाइपल्स रैंडमली ब्लेस्ड लैंड में आए थे, वो सब उसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं। मेंग हाओ अपनी आंखें खोलता है। उनमें एक अजीब सी चमक होती है। उसकी नजर डायरेक्टली उस जगह की तरफ जाती है जहां से वो रोर और फोर्स आया था। अब उसके डाउ पिलर्स स्टेबल होते हैं। क्योंकि वो परफेक्ट डाउ पिलर्स होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कुछ खास असर उस पे नहीं पड़ता। मेंग हाओ का चेहरा पेल हो चुका होता है। यह देखते ही जू चिंग तुरंत बोलती है, वहां ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स का गैदरिंग पॉइंट है। सबको पहले से बता दिया गया था कि ब्लेसेड लैंड में आते ही सबसे पहले वहां पहुंचना है। जब वहां पहुंच जाएंगे तो कुछ स्क्रिप्चर चांट करना होगा, पर मुझे नहीं पता क्यों। मैं एक एग्जिट जानती हूं और मैं पहले भी एक बार इस जगह पे आ चुकी हूं। मैं तुझे वहां ले जा सकती हूं, तुम यहां से चले जाओ। मेंग हाओ कुछ नहीं कहता। वो बस खड़ा रहता है और उस डायरेक्शन में देखता है जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स आई थी। फिर कुछ देर बाद वो सिर हिलाता है। मेंग हाओ कहता है, वो फोर्स मुझ पे ज्यादा असर नहीं डालती और मेरे पास एक रास्ता है यहां से बाहर जाने का। मगर तुम। वो उसकी तरफ देखता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आई होती तो ठीक था, पर अब जितने रोग कल्टीवेटर्स हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स को ढूंढेंगे और जो भी तरीके उनके पास होंगे, उनसे सच निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर तुझे उस एग्जिट के बारे में पता है, तो हो सकता है किसी और को भी हो। ब्लैक सिव सेक्ट वाले इतने केयरलेस नहीं होते। वो जू चिंग को देखता है, जो कभी उसकी यादों में सिर्फ एल्डर सिस्टर थी। वो धीरे बोलता है, हम बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। मैं चाहता था कि थोड़ा वक्त तेरे साथ अकेले बिताऊं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। मैं तुझे ब्लैक सिव सेक्ट के मीटिंग पॉइंट तक छोड़ के आता हूं, वहां तू सेफ रहेगी। जू चिंग सीरियसली पूछती है, तेरे पास सच में कोई रास्ता है यहां से निकलने का? मेंग हाओ उतनी ही सीरियस टोन में कहता है, हां, सच में है। जू चिंग कुछ देर तक चुप रहती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उससे पहले ही मेंग हाओ एक कदम आगे बढ़ता है, अपना हाथ उसकी कमर में डालता है और दोनों आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। गेल फोर्स विंड्स चिल्ला चिल्ला कर चलती हैं, लेकिन मेंग हाओ की कल्टीवेशन बेस उन्हें ब्लॉक कर लेती है। जू चिंग सिर्फ यह महसूस करती है कि मेंग हाओ उसे थामे हुए है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसके काले बाल उड़ते हुए मेंग हाओ के चेहरे के पास आते हैं, एक मीठी सी खुशबू लेके। जू चिंग कुछ नहीं बोलती, जैसे दोनों हवा में फ्लोट कर रहे हों। पहले वो एल्डर सिस्टर थी मेंग हाओ के लिए,
पर अब वो लड़का वो नहीं रहा जो कभी उसका जूनियर ब्रदर हुआ करता था। वो अब एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। जाओ शनहे की मौत और तरह तरह के मोमेंट्स ने उसके अंदर का इवोल्यूशन और पावर दिखाई थी। जब मेंग हाओ उसकी डेलिकेट फ्रेग्रेंस को महसूस करता है, शूचिंग भी उसकी खुशबू महसूस करती है। एक ऐसी महसूस जो उसे सेफ फील करवाती है, जैसे वो घर पर हो। वो अचानक माउंट दकिंग के समय को याद करती है जब मेंग हाओ एक यंग स्कॉलर था। तब उसने उसे उठाकर रिलायंस सेक्ट में लाई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मेंग हाओ उसे पकड़े हुए था। शूचिंग के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आती है। वो मेंग हाओ की प्रोफाइल यानी चेहरे की तरफ देखती है और उसी मोमेंट सब कुछ धीरे चलने लगता है। वो नहीं समझ पाती कि वो क्या महसूस कर रही है, लेकिन इतना जरूर जानती है कि इस वक्त सब कुछ शांत है। उसे ऐसा लगता है जैसे मेंग हाओ सच में उसका छोटा भाई हो। वो अचानक बोलती है, तुम बड़े हो गए हो। क्या वजह थी कि उसने ये कहा, वो खुद नहीं जानती थी, लेकिन कह दिया। ये सुनते ही मेंग हाओ कुछ सेकंड्स के लिए अपनी फ्लाइट रोक देता है और एक हल्की सी स्माइल देता है। शूचिंग के चेहरे की वो ठंडी और इंडिफरेंट सी लुक अब ऑब्वियस लगती है, जैसे सिर्फ एक एक्ट हो। मेंग हाओ बोलता है, मुझे लगता है तू मुझसे कुछ साल बड़ी है। वो सीरियसली बोलती है, 5 साल बड़ी? मैं तेरी एल्डर सिस्टर हूं। मेंग हाओ कहता है, उसमें क्या बड़ी बात है। उसकी आंखों में एक्सप्रेशन देखकर वो हंसता है। अच्छा ठीक है, मैंने कब कहा कि तू मेरी एल्डर सिस्टर नहीं है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है, जितना एक इंसेंस स्टिक जलने में लगता है। तभी अचानक 8 लाइट बीम्स उनके सामने आ जाती हैं। जैसे ही मेंग हाओ और शूचिंग वहां से गुजरते, वो लोग उन्हें देख लेते हैं। उनमें से कुछ कहते हैं, क्या ये की कॉन्डेंसेशन स्टेज में है? और वो लड़की, वो तो ब्लैक सीव सेक्ट की डिसाइपल है। हाँ, यही तो चाहिए थी हमें। ये सब कल्टीवेटर्स अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के होते हैं। उनकी आंखों में वो सब कुछ और ज्यादा साफ साफ होता है, गुस्सा और लालच। एक नीला रोब पहने मिडिल एज्ड आदमी, जो उनमें से एक होता है, ठंडे लहजे में कहता है, फेलो दाओइस्ट, इस लड़की ने तुझे जो भी बताया हो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। हमें बस ये लड़की चाहिए, अभी। ऐसा लगता है अगर मेंग हाओ ने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग तुरंत अटैक कर देंगे। सबके चेहरे पे हॉस्टिलिटी साफ दिखाई देती है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उन्हें इतना डरा दिया है कि अब वो किसी भी ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल से सच निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और अब जब वो शूचिंग को पकड़ चुके हैं, वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। शूचिंग घबराहट में हांफने लगती है। उसके हाथ मेंग हाओ के रोब्स को और भी ज्यादा कस के पकड़ लेते हैं, बिना सोचे समझे। उसके लिए ये 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स किसी स्केरी मॉन्स्टर से कम नहीं लगते। अपनी कल्टीवेशन बेस के मुकाबले वो उनमें से एक के सामने भी खुद को डिफेंड नहीं कर सकती थी। मेंग हाओ ठंडे लहजे में बोलता है, साइड हो जाओ। उसकी फ्लाइंग स्पीड 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं होती। वो डायरेक्ट उनकी तरफ बढ़ता रहता है। शूचिंग और ज्यादा घबरा जाती है। उसने देखा था कैसे मेंग हाओ ने जाओ शनहे को मार गिराया था, लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। यहां उनके सामने 8 लोग खड़े थे। उसका टेंशन बढ़ता जा रहा था। ब्लू रोब्ड आदमी मेंग हाओ की बात सुन के हंस पड़ता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक जाता है। मेंग हाओ भी उसी जैसे अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर लगता है और उसके साथ उसके 10 दोस्त भी हैं। ये लड़ाई शुरू करने जैसा मामला तो होना ही नहीं चाहिए। और फिर भी मेंग हाओ ने बिना डरे उन्हें डायरेक्ट धमकी दे डाली। बाकी 7 कल्टीवेटर्स के चेहरों पे ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। उनकी सोच थी, बस मुंह से बड़ा बड़ा बोल रहा है। लेकिन उसी वक्त जब ब्लू रोब्ड आदमी अपना हाथ उठा के इनकैंटेशन जेस्चर शुरू करता है और बाकी सब अपने मैजिक आइटम्स निकालते हैं, तभी मेंग हाओ अपना मुंह खोलता है। एकदम से लाइटनिंग मिस्ट फट पड़ती है। 8 कल्टीवेटर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो मिस्ट उन्हें पूरी तरह से घेर लेती है। नीचे की जमीन तेज शोर के साथ हिलती है और वहां से बहुत सारी डार्क रेड वाइन्स निकलकर ऊपर की तरफ चिल्ला पड़ती हैं। सीधा लाइटनिंग मिस्ट के बीचों बीच घुस जाती है। मिस्ट के अंदर से दर्द भरी चीखें गूंजती हैं, ऐसी जैसे मौत से पहले किसी की जान निकल रही हो। मेंग हाओ का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस रहता है। वो शूचिंग को अपनी बाहों में लिए उड़ता रहता है। लाइटनिंग मिस्ट 8 कल्टीवेटर्स के बैग्स ऑफ होल्डिंग को रैप करके मेंग हाओ तक ले आती है और वो उन्हें साइलेंटली अपने पास रख लेता है। वाइन्स फिर से जमीन में वापस चली जाती हैं और जहां तक उन 8 कल्टीवेटर्स की बात है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सीन शूचिंग के होश उड़ा देता है। वो एक गहरी सांस लेती है। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा होता है। उसके लिए ये मेंग हाओ अब एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था।
मेंग हाओ हाई स्पीड में उड़ता रहता है। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सोर्स के करीब पहुंचते हैं, रास्ते में कुछ सोलो कल्टीवेटर्स मिलते हैं या कभी कभी 3 से लेकर 4 का ग्रुप। पूरा सफर मिला के उनका मुकाबला लगभग 10 अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर से होता है, लेकिन किसी के पास भी मेंग हाओ को रोकने की ताकत नहीं होती। कुछ ही देर में वो ब्लैक सीव सेक्ट के रॉन्डेवू पॉइंट के करीब पहुंच जाते हैं। अचानक मेंग हाओ के पीछे से 2 लाइट बीम्स आती हैं। इनमें मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाली पावर होती है। अगर बस इतना ही होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसी समय सामने से भी एक लाइट बीम उनकी तरफ आती है। उसमें एक ओल्ड मैन होता है, वही बूढ़ा आदमी जिसके साथ मेंग हाओ ने सबसे पहले ब्लैक सीव सेक्ट में एंट्री ली थी। वो लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का कल्टीवेटर होता है। वो कुछ 100 मीटर्स दूर रुक जाता है। उसकी ठंडी और निश्चल आंखों की नजर सीधा सू चिंग पर पड़ती है। वो बोलता है, फेलो दाओइस्ट, मैं काफी देर से यहीं रुककर किसी ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल को ढूंढ रहा था। इस लड़की को मुझे सौंप दो। वही 2 मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स जो पीछे थे, अब मेंग हाओ और सू चिंग के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। अब दोनों टोटल सराउंडेड होते हैं। ये 2 कल्टीवेटर्स मिडिल एज्ड होते हैं। उनकी आंखों में ठंडी निष्ठुर सी ऑरा होती है। किलिंग इंटेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज से टपकती है। वो क्लियरली लाखों लोगों का खून कर चुके थे। मेंग हाओ ठंडे लहजे में कहता है, तुम्हें क्या जानना है, मैं बता सकता हूं। सू चिंग का चेहरा बिल्कुल सफेद हो चुका होता है। वो अब भी उसकी बाहों में सुकून ढूंढती होती है। अगर मेंग हाओ नहीं होता तो वो डेफिनेटली किसी रोग कल्टीवेटर के हाथ गिर चुकी होती, इंट्रोगेट करने के लिए। वो सफर के दौरान कई ब्लैक सीव सेक्ट डिसाइपल्स को देख चुकी होती है जो कैप्चर हो गए थे और जिनसे हर तरह के टॉर्चर के जरिए सच निकालने की कोशिश की गई थी। लेकिन रोग कल्टीवेटर्स भी रोग होते हैं। वो लोग इतनी आसानी से किसी को इन्फो नहीं बताते, क्योंकि उनके लिए वही इन्फो जीने या मरने का फर्क बना सकती थी। अगर किसी और को भी वो सच मिल जाए तो दोनों की मौत कंफर्म हो सकती थी। ओल्ड मैन शांत टोन में कहता है, मैं दूसरों की बात सुनने की आदत नहीं रखता। मैं सिर्फ अपने हाथों से निकले नतीजे को मानता हूं। और तभी उसके बॉडी से लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पावर वेव्स निकलती हैं जो मेंग हाओ के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर बन जाती हैं। मेंग हाओ कुछ नहीं बोलता है। वो नीचे देखता है सू चिंग की तरफ और हल्का सा स्माइल करता है। वो उसके साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जिसपे लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला बूढ़ा नाक सिकोड़ते हुए तेजी से मेंग हाओ की तरफ उड़कर आता है जैसे कोई बुलबुल। उसकी स्पीड देखने लायक होती है और वो अपनी लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन की पूरी ताकत दिखाता है। हवा में 8 रिपल फैल जाती है। साफ दिख रहा है उसके अंदर 8 डॉ पिलर्स हैं। तब तक मेंग हाओ ऑलरेडी 2 मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के मिडिल एज्ड कल्टीवेटर्स के पास पहुंच जाता है। वो दोनों हंसकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक इनकेंटेशन जेस्चर्स करता है। अचानक 100 आइस ब्लेड्स हवा में बन जाती है, गोल गोल घूमती हुई एक जायंट व्हर्लविंड बना देती हैं। ये व्हर्लविंड सीधा मेंग हाओ की तरफ जाती है। हर ब्लेड के अंदर अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज की एनर्जी होती है। दूसरा आदमी अपने बैग ऑफ होल्डिंग पे हाथ मारकर 5 काले भयानक सिर के साइज के बराबर के वॉस्प्स यानी तितली के जैसे एक कीट या इंसेक्ट टाइप का होता है वो निकालता है, जिनमें लाल लंबे डंक होते हैं। आइस ब्लेड्स बनाने वाला बोलता है, तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो। आइस ब्लेड व्हर्लविंड चिल्लाती हुई मेंग हाओ की तरफ आती है। मेंग हाओ अपना राइट हाथ सू चिंग के अराउंड रख के लेफ्ट हाथ हवा में घुमाता है। तभी एक बड़ा फ्लेम ड्रैगन दिखाई देता है, साथ ही एक विंड ब्लेड भी। मजेदार बात यह है कि वो फ्लेम ड्रैगन एकदम प्योर रेड नहीं होता, उस पर गोल्डन लाइंस भी होती हैं, क्योंकि वो सबलाइम स्पिरिट स्क्रिप्चर के कारण अब एक गोल्डन ड्रैगन बन गया होता है। फिर विंड ब्लेड उस ड्रैगन में मिक्स होकर उसको 300 मीटर लंबा बना देती है। ड्रैगन के लेफ्ट राइट दोनों साइड्स में 2 उभार आते हैं। जैसे ही विंड ब्लेड ड्रैगन को टच करता है, 2 बड़े विंग्स वहीं से निकलकर खुल जाते हैं। यह है फ्लाइंग रेन ड्रैगन। मेंग हाओ को इस टेक्निक की समझ तब आई थी जब रोक ने उसके अंदर फ्लाइंग रेन ड्रैगन लेगेसी जगाई थी। ड्रैगन के साथ साथ एक फ्लेम सी भी आता है जो परफेक्ट डाओ पिलर की पावर से बनता है। मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स इसका कुछ नहीं कर सकते। बूम की आवाज के साथ आइस ब्लेड व्हर्लविंड तुरंत टूट जाता है और मिस्ट बनकर फ्लेम सी में समा जाता है। वो जलता हुआ फ्लाइंग रेन ड्रैगन जोर से दहाड़ता है। दोनों मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टीवेटर्स पीछे हट जाते हैं, शॉक के एक्सप्रेशन के साथ। एक पल में फ्लाइंग रेन ड्रैगन एक को सीधा निगल जाता है। एक दर्द भरी चीख निकलती है और उसका शरीर राख में बदल जाता है। यह सब इतनी तेज होता है जैसे चिंगारी पत्थर पे लगते ही चमकती है। लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला बूढ़ा
और वो आदमी जिसके पास 5 वॉस्प्स हैं रिएक्ट भी नहीं कर पाते। मेंग हाओ बिना किसी फेशियल एक्सप्रेशन के सीधा 5 गुस्से से भरे हुए वॉस्प्स की तरफ बढ़ता है। वो वॉस्प्स उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन पास आते ही उनके शरीर जोर से कांपने लगते हैं। लगता है उनको कुछ डरावना महसूस होता है और वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, जो उनके मास्टर ने कभी नहीं देखा था। उनका मालिक हैरानी में देखता है तो मेंग हाओ की आंखों में हंसने रोने वाले शैतानी चेहरे चमकने लगते हैं। एक क्लियर, एक ब्लरी, दोनों साथ ही निकलते हैं और मेंग हाओ से अजीब ऑरा निकलती है। वो 5 वॉस्प्स तेज चीख मारते हैं और उनका शरीर और ज्यादा कांपने लगता है, जैसे अभी उड़ने की क्षमता खो देंगे। अचानक वो आपस में ही जंग करने लगते हैं। जब ये अजीबोगरीब सीन हो रहा होता है, मेंग हाओ उन वॉस्प्स के बीच से चलता हुआ जाता है। लेफ्ट हैंड उठाता है, अपनी उंगली काटता है, खून उस पे लगा देता है। पूरा एरिया खूनी ऑरा से भर जाता है। जब वो ऑरा गायब होती है, मेंग हाओ डायरेक्ट उस मिडिल एज्ड आदमी के सामने खड़ा होता है। वो अपनी इंडेक्स फिंगर उठाकर आदमी के भौहों के बीच लगा देता है। आदमी का शरीर हिलता है, आंखें फट जाती हैं। धीरे धीरे उसका शरीर सूखने लगता है और जब मेंग हाओ अपनी उंगली हटाता है तो पूरा शरीर खून बनकर जमीन पर टपक जाता है। मेंग हाओ मुड़कर शॉक्ड लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बूढ़े को देखता है। बस कुछ सांस लेने जितना वक्त गुजरा होता है और मेंग हाओ ऑलरेडी 2 पावरफुल मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स का काम तमाम कर चुका होता है। उसके तरीके बेहद अलग थे, उसकी टेक्निक्स अजीब थीं। बूढ़े के शरीर में अजनबी ठंडी सी फीलिंग उभर आती है। अब वो समझता है कि ब्लैक सिव सेक्ट के शेजय उस दिन मेंग हाओ को फेंग शुई कंपास पर क्यों देख रहा था और क्यों उससे कुछ ऐसा करवाना चाहता था जो उसकी असल ताकत दिखाता। शायद शेजय ने मेंग हाओ के बारे में कुछ सुन लिया था। मेंग हाओ शांत आवाज में पूछता है, और ट्राई करना है क्या? उसकी इंडेक्स फिंगर अब भी खूनी रोशनी से चमक रही थी, पूरे शरीर पर खून की लाली डाल रही थी। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता। उसकी कल्टीवेशन बेस उतनी है कि वो भी आराम से दोनों मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को मार सकता था, लेकिन इतने आराम से नहीं। उसके दिल में अब डर बैठ गया है, खासकर जब उसने मेंग हाओ के चेहरे पे कोई डर नहीं देखा। हाथ जोड़ के वो पीछे हटकर रास्ता छोड़ देता है। वो बोलता है, मैं हूं शू यू दाओ, आज का मामला यहीं खत्म। माफी चाहता हूं, लगता है जल्द ही फिर मुलाकात होगी। आखिरी बात वो बहुत मायने भरी आवाज में कह देता है। मेंग हाओ थोड़ा सोचता है, फिर हां में सर हिलाता है। खून की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और वो तेजी से दूर चला जाता है। उसकी बाहों में शूचिंग पूरी तरह से हिल गई थी, उसकी कल्टीवेशन बेस की बैटल पावर देखकर। शूचिंग थोड़ा रुक कर बोल पड़ती है, क्या तुम्हारा असली कल्टीवेशन बेस कितना है? मेंग हाओ हल्का सा स्माइल करके बोलता है, मैं तो अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर हूं। उसकी पर्सनैलिटी एकदम बदली हुई सी लग रही थी। अभी जो लड़ाई करता हुआ दिखा था उससे बिल्कुल अलग। वैसे भी इतने सालों के एक्सपीरियंसेस उसे बदल दिए थे, पर यह बदलाव सिर्फ दुश्मन के साथ था। अपनों के साथ अब भी वही स्कॉलर जैसे है। असल में उसका इतना कठोर हो जाना उसके अंदर के पॉइजन की वजह से है। जो भी 3 रंग की रिजरेक्शन लिली से पॉइजन हो जाता है, वो दिन दिन ज्यादा क्रूल और डेंजरस होता जाता है, जब तक पूरा रिजरेक्शन लिली ना बन जाए। शूचिंग भौहें चढ़ाकर पूछती है, तुम मिड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को कैसे मार लेते हो? मेंग हाओ सिंपल बोलता है, कई वजह हैं। मैं अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर हूं, लेकिन लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से भी टक्कर ले सकता हूं। कुछ ही समय बाद वो दोनों एक पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। माउंटेन पीक से मेंग हाओ देखता है कि एक बड़ा मैन मेड एरिया है और एक बड़ा ब्लैक टावर बन रहा है। उसके आसपास लगभग 1000 ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल्स बैठकर टावर के चारों तरफ मेडिटेशन कर रहे हैं और हल्की सी स्क्रिप्चर्स की आवाज आ रही है, पर स्क्रिप्चर्स की डिटेल्स वो नहीं सुन पाता। वो कहता है, मैं और पास नहीं जा सकता। उसकी नजर नीचे से घुमाकर शू चिंग पर पड़ती है। इस एरिया में कोई रोग फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर नहीं है। तुम खुद अकेली आगे जा सकती हो बिना किसी डेंजर के। लो, ये एक इनविजिबिलिटी आइटम है। तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के बाद इसे यूज कर सकती हो। वो उसे इनविजिबिलिटी टैलिस्मन दे देता है। शूचिंग ले लेती है। अभी भी मेंग हाओ की रोब उस पर है, जो थोड़ी बड़ी है, पर फिर भी वो खूबसूरत लग रही है। वो मेंग हाओ को देखती है, कुछ बोलने वाली होती है, फिर चुप होकर धीरे से उसके गले लग जाती है। उसका सर उसके सीने पर टिक जाता है और उससे उसका दिल धड़कना सुनाई देता है। यह गले लगना कोई प्रेम भरी नहीं थी, बल्कि एक बहन का भाई के लिए परिवार का गले लगना था। आसमान धीरे धीरे रोशन हो रहा था और अंधेरा कम होता जा रहा था।
मेंग हाओ नीचे देखता है शू चिंग के खूबसूरत बालों पर। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल जानते हैं कि वो उनको देख रहा है, या शायद वो हवा थी। वो धीरे से उड़ते हुए उसके चेहरे को छूने लगते हैं। काफी देर तक कुछ नहीं होता। फिर शू चिंग पीछे हटकर उसकी आंखों में गहराई से देखती है। वो कहती है, तुम्हें सावधान रहना होगा, जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाओ। फिर वो मुड़ती है, फ्लाइंग सोर्ड पर से पेड़ पर चढ़ जाती है और पहाड़ के नीचे तेजी से उतरती है। कुछ बार ऊपर नीचे ग्लाइडिंग करते हुए वो एक छोटे जंगल में घुस जाती है। जंगल के दूसरे तरफ से निकलते ही मेंग हाओ के कपड़े गायब हो जाते हैं और वो फ्रेश ब्लैक सिव सेक्ट की रोब पहने होती है। मेंग हाओ पूरी देर वहीं खड़ा रहा, उसे दूर जाते हुए देखते हुए। उसके दिल में जुदाई का एहसास उभरा और कुछ पल के लिए उसे रिलायंस सेक्ट का वह वक्त याद आया जब वो बंद होने वाला था। अब वो सिर्फ एक की कंडेंसेशन कल्टीवेटर नहीं था, वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर था, परफेक्ट फाउंडेशन के साथ। अब वो बच्चा नहीं था, बल्कि एक जवान लड़का था। समझदारी और मैच्योरिटी से निकलने वाली बुद्धि ने उसे यह सिखाया कि आदमी या औरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति अपने फैसले खुद लेने का हक रखता है। उसका रास्ता सिर्फ वो खुद ही तय कर सकता था। शायद उसका रास्ता बाकी लोगों के रास्ते से टकरा सकता था, और वो भी ठीक था, लेकिन अभी के लिए उसे अकेला ही चलना था, जब तक वो इतना ताकतवर ना हो जाए कि अपना ही रास्ता बना सके, सब कुछ बदल दे, वरना सिर्फ आंखें झुकाकर जिंदगी भर अफसोस करना पड़ेगा। वो शू चिंग को तब तक देखता रहा जब तक वो ब्लैक सिव सेक्ट के मीटिंग प्लेस तक पहुंचती है। उसकी आंखों में हिम्मत भर गई थी। वो सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता है। वहां उदय हुआ सूरज और चांद लगभग एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर थे। मेंग हाओ की आंखों में चमक आ गई। वो सोचता है, जब मैं यहां हूं तो चलो देखते हैं कि क्या हाल है। अगर क्लासिक ऑफ टाइम सच है तो कॉपर मिरर और स्प्रिंग एंड ऑटम ट्रीज के साथ मैं टाइम का वो ट्रेजर बना सकता हूं। और मेरा थंडर क्लैप लीफ भी यहीं है। लू ताओ भी यहां है, शायद उससे कुछ और जानकारी मिल जाए। वो मुड़कर तेजी से आसमान की ओर उछलता है, सूरज और चांद की पोजीशन से अपना रास्ता निर्धारित करते हुए। कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद अचानक जोर की आवाज सुनाई देती है और फिर से वह ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होता है। इस बार मेंग हाओ ने अपनी आंखों से देखा कि एक अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर उस ताकत के सामने खुद को लड़ता नहीं पा सका। उसका शरीर फट गया और एक डॉ पिलर उसके डेड बॉडी से बाहर निकल आया। वो घबराया हुआ सोचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा तेज हो रही है। मुझे डर है कि आखिर में मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने डाउ पिलर्स के कंपन को दबाया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। सूरज और चांद अब एक दूसरे के ऊपर न होते हुए दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब जब उसे अपने रास्ते का अंदाजा था तो वो समझ गया कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है। टाइम बड़े आराम से बीत रहा था। लगभग 4 घंटे हो गए थे। ग्रेविटेशनल पावर एक बार फिर से आई। उसी दौरान मेंग हाओ माउंटेन्स के ऊपर से लगातार उड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। यह जगह काफी अजीब थी। ऊपर आसमान में सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें वहां एक हल्की छाया सी मून की भी दिख जाती थी। लगता था कि अभी 2 घंटे में ये दोनों अलग हो जाएंगे। अराउंड 1 घंटे और आगे जाने के बाद एक बड़ा सा मैदान सामने आ गया। मैदान में लंबी घास थी, आधे आदमी के कद तक। ये हवा में लहर रही थी। लग रहा था जैसे पूरा मैदान एक समुद्र हो। बस कुछ आवाज थी तो सिर्फ हवा की सरसराहट। मैदान के एक कोने में एक जगह ऐसी थी जहां घास नहीं थी। वहां पर 3 लोग क्रॉस लेगेड बैठे हुए थे। 2 औरतें थीं और एक आदमी। जो आदमी था वो मिडिल एज था और ग्रे रंग के रोब में था। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और आंखें बंद कर मेडिटेशन में था। उसके शरीर से एक ठंडी ठंडी ऑरा निकल रही थी। वो लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का था। ये उन 3 लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स में से एक था जो वायलेट फेंगशुई कंपास पे यहां आए थे। 2 औरतों में से एक मिडिल एज थी और थोड़ी सेहतमंद थी। उसका चेहरा बिल्कुल आम सा था, जैसे गांव की लड़की हो। ये भी उसी तीनों पावरफुल लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के ग्रुप से थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और वो तीसरी औरत की तरफ देख रही थी। तीसरी औरत ने फेस पे एक वेल लगा रखा था जो उसके चेहरे को आधे से छुपा रहा था। उसकी शक्ल हल्की सी धुंधली लग रही थी। ली बोलती है, फेलो दाओइस्ट, तुमने मुझे यहां बुलाया बस बैठने के लिए? मुझे नहीं लगता हमारी मंजिल इतनी खतरनाक होगी जैसे किसी ड्रैगन का घर या टाइगर का बिल हो। क्या फेलो दाओइस्ट, सीमा और मैं ही काफी नहीं है? उसने ठंडा सा हंसकर बोला। ठंडे मिजाज वाले आदमी ने ध्यान तोड़कर आंखें खोली। उनमें एक चमक सी थी
जब उसने वेल वाली औरत को देखा। वेल वाली औरत हल्के से बोलती है, फेलो डाओइस्ट ली, थोड़ा और इंतजार कर लो। मैंने कुल मिलाकर 5 लोगों को बुलाया है। अगर वो नहीं आए तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ हम 3 के साथ हमारी सक्सेस के चांस बिल्कुल कम होंगे। ली वाली औरत नाक भौं सिकोड़कर चुप हो गई। लगता था और कुछ कहना चाहती हो, पर चुप रही। वेल वाली औरत बोलती है, थोड़ा और सब्र करो। सूरज और चांद अब 2 घंटे में अलग हो जाएंगे। अगर तब तक लोग नहीं आए तो हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। 1 घंटा बीत गया, तभी एक कलरफुल रोशनी की बीम दिखी। उसमें एक वायलेट रंग की लाइन भी थी। जो भी आ रहा था वो वायलेट रोब में था। यह आदमी तेज रफ्तार से आया, बस कुछ सांसें लेते ही पहुंच गया। वो जवान था, सुंदर चेहरे वाला, और चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। उसकी वायलेट गाउन से साफ था कि वो आम नहीं है। लैंड करने के बाद उसने तीनों को देखा, फिर हाथ जोड़कर ग्रीट किया। जेजे कहता है, मैं लेट हो गया, माफ कीजिए फेलो डाओइस्ट्स, तुम्हें इंतजार कराया जूनियर सिस्टर हान। यूं ही नहीं, यह ब्लैक सीव सेक्ट के कॉन्क्लेव डिसाइपल जेजे था। उसने मुस्कुराते हुए वेल वाली औरत को देखा, जैसे उसकी पहचान बता रहा हो। यह देखकर ली वाली औरत ने थोड़ा मुंह बना लिया। वो खड़ी हुई और उसका ग्रीटिंग का जवाब दिया। ठंडा आदमी सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। वेल वाली औरत ने बाकी दोनों को देखा तो थोड़ा चिढ़ गई। वो हल्के से हंसकर अपना वेल उतार देती है। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत और नाजुक था। उसकी त्वचा बिल्कुल जेड जैसी चमक रही थी। उसके चेहरे की खूबसूरती से लग रहा था जैसे पूरी जगह और चमक गई हो। हनबे बोलती है, हनबे तुम सब फेलो डाओइस्ट्स को ग्रीट करती है। मैंने पहले अपनी पहचान कुछ पर्सनल वजह से नहीं बताई थी, पर लगता है एल्डर ब्रदर सी ने इस बात का बुरा माना है, तो अब सबके आराम के लिए मैं ओपन हो जाती हूं। यह औरत कोई और नहीं थी, हनबे थी। उसकी खूबसूरती और मुस्कुराहट देखकर कोई उससे नाराज नहीं हो सकता था। जेजे मुस्कुराता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि जूनियर सिस्टर हान को कुछ बातें छुपानी थीं। मैं जल्दी में बोल गया, बुरा मत मानना। हानबे मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं। इस जगह में सेक्ट की एक्टिविटी की वजह से जूनियर सिस्टर थोड़ा चिंता में थी कि शायद कोई गलतफहमी हो सकती है, लेकिन अब जब एल्डर ब्रदर जी यहां हैं तो अब मुझे कोई चिंता नहीं। अब हमारी सफलता के चांस काफी बढ़ गए हैं। ली वाली औरत सोच में पड़ गई और ग्रे रोब वाला कल्टीवेटर भी फुसफुसा गया। उसकी बात मीठी थी लेकिन अंदर से नुकीली। जीजी कुछ बोलने ही वाला था, मगर फिर रुक गया और सिर घुमाया। सबने वैसे ही किया, सिर्फ ग्रे रोब वाले आदमी को छोड़कर। एक कलरफुल लाइट बीम आती दिखी, साथ ही जोर की हवा भी जिसमें घास झूलने लगी। वो एक बुजुर्ग आदमी में बदल गई। ये कोई और नहीं, शू यूदाओ था। वो तेजी से ग्रुप की तरफ आया। उसकी आंखों में चमक थी। थोड़ी देर तक इधर उधर देखा, फिर हान बे पर नजर रुकी। शू यूदाओ बोलता है, तो मतलब फेलो डाओइस्ट हान का बुलावा था। मुझे लगता है तुम्हें बताना चाहिए कि ब्लैक सीव सेक्ट यहां क्या कर रहा है। हान बे स्माइल करती है, तुम और तुम्हारी स्पेशल टेक्निक के साथ फेलो डाओइस्ट शू, हमारा मिशन बहुत आसान हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन की चिंता मत करो, मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। शू यूदाओ को देखते ही ली वाली औरत जल्दी से हाथ जोड़कर ग्रीट करती है। सीएजी भी मुस्कुराकर वैसे ही करता है, लेकिन ग्रे रोब वाला सिर्फ सिर हिलाता है। अब तक उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। जेजे मुस्कुराकर कहता है, सब आ गए क्या? ली वाली औरत स्माइल करके कहती है, सुना है एक और है। जेजे आंखें छोटी करके कहता है, और कौन हो सकता है? हनबे ने किसी और ब्लैक सीव सेक्ट के डिसाइपल को बुलाया है क्या? वो हनबे की तरफ देखता है और पूछता है, कौन है वो आखिरी इंसान जिसका इंतजार कर रहे हैं? जूनियर सिस्टर हान क्या बताएंगी? ली वाली औरत बोल पड़ती है, मैं भी जानना चाहती हूं कि वो कौन है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैं भी दोस्ती करूंगी, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो यहां बैठने का क्या फायदा? ग्रे रोब्ड कल्टीवेटर आंखें बंद कर लेता है, इग्नोर करता है। सुयुदाओ सोच में खड़ा है, आंखें चमक रही हैं। हनबे थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बोलती है, मुझे भी पता नहीं वो कौन है, जैसे पहले मुझे तुम सबकी पहचान नहीं थी। मेरा गेस है कि जब तक वो हमारे ग्रुप में नहीं होगा हम खाली हाथ ही लौट जाएंगे। उस इंसान के होने से हमारी सफलता के चांस 30% बढ़ जाएंगे। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। केजे कहता है, और क्यों जूनियर सिस्टर हान इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है इस बंदे को? ली वाली औरत हंसकर नफरत भरे चेहरे के साथ कहती है, मुझे नहीं लगता कि एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोर फॉर्मेशन स्टेज का होता तो बात और थी, लेकिन वैसे बंदा यहां कैसे आ सकता है?
ली वाली औरत तंज करके कहती है, क्या वो सुडोकोर कल्टीवेटर है? फेलो डाओइस्ट हान, संभल के रहो। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो बस नाम कमाना चाहते हैं। उसको हान बे से पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, बस उसको अकेले खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी। हान बे शांत होकर कहती है, मुझे भी नहीं पता कि वो सुडोकोर स्टेज पे है या नहीं, बस इतना जानती हूं कि वो अलग है, इसमें तो कोई शक नहीं। ली वाली औरत चुप हो गई। तभी सीजे ने आंखें उठाकर दूर देखा, वैसे ही च्यूयू दाओ। देखते देखते सबकी नजर एक तेज लाइट बीम की तरफ चली गई। यह मेंग हाओ ही था। वो हवा में से सीधा उड़ता हुआ आया, आंखों से जमीन का जायजा ले रहा था। जल्दी ही उसने प्लेन पर वही खाली जगह देखी जहां सूरज और चांद एक दूसरे पर थे, और वहां 5 लोग थे। वो सबको ऊपर से नीचे तक जांचता हुआ लैंड किया। उसका एक्सप्रेशन वैसे ही था जैसे हमेशा रहता है, बिना किसी बदलाव के आगे बढ़कर चला आया। मेंग हाओ के आने पर शुयुदाओ का चेहरा चमक उठा। हान बे की आंखों में चमक आ गई, चेहरे पर स्माइल थी। सीजे ने ठंडी नजर डाल ली, चेहरे पर सर्दी थी। मेंग हाओ कूल वॉइस में बोलता है, ग्रीटिंग्स फेलो डोइस्ट्स। रास्ते में थोड़ा रुक गया था, इसीलिए लेट हो गया। वो सबको देखता है। हान बे पर नजर ज्यादा देर तक टिकती है। ली वाली औरत मुंह बनाकर सोचती है, अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज, यही है जो फेलो डाओइस्ट हान को जरूरी लग रहा है। हान बे को क्या लगता है, एक छोटी सी अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है? मजाक है क्या? या फिर ये कोई बच्चा है जो गलती से यहां आ गया? मेंग हाओ उस तरफ बस देखता है, कुछ नहीं बोलता। जेजे स्माइल करके कहता है, मैं भी काफी क्यूरियस हूं इस बारे में। जेजे की बात सुनकर ली वाली औरत और भी छोड़ में आ गई और बोली, एक अर्ली फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर का हमारे बीच होना बुरा है। हन बे ने भले ही इसको रिकमेंड किया, मैं ली खुद इसे टेस्ट करूंगी और देखूंगी इसमें कितना दम है। वो मेंग हाओ की तरफ बढ़कर कहती है, अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर दिखाओ। अगर एक स्ट्राइक से बच गए तो तुम्हें यहां हमारे बीच होने का हक है, वरना तो ब्लैक सीफ सेक्ट वैसे भी तुम्हें मार डालेगी। मौत ही तुम्हारी मुश्किलें खत्म करेगी। उसने बात खत्म की, तब तक वो मेंग हाओ के पास आ गई। उसने अपना हाथ उठाया, एक तेज ऑरेंज लाइट आई और वो एक पिंक कलर की विप यानी चाबुक में बदल गई। विप हवा में इधर उधर फिरती हुई क्रैक की आवाज कर रही थी। मेंग हाओ का चेहरा बिल्कुल शांत था। कोई भी उस औरत को रोकने के लिए आगे नहीं आया। ग्रे रोब वाला आदमी आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठा था। शुयुदाओ को मेंग हाओ की बाकमाली का अंदाजा था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं किया। हान बे के पास कुछ अंदाजे थे मेंग हाओ की ताकत को लेकर, लेकिन पूरी सर्टेनिटी नहीं थी। उसके पास सिर्फ कुछ सीक्रेट इन्फो थी जो उसके शक को बढ़ा रही थी। यह सिचुएशन उसके लिए एक परफेक्ट मौका था मेंग हाओ की बैटल पावर को ऑब्जर्व करने का। वो कुछ कहना चाहती थी वार्न करने के लिए, लेकिन क्या ली वाली औरत सुनती? उसकी कल्टीवेशन बेस लेट फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की थी, लेकिन सोचने समझने में वो सबसे कमजोर थी। उसका फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का स्टेज उसकी मेहनत से नहीं, बल्कि उसके एंसेस्टर्स के जमा किस्मत के दान से मिला था। जेजे के बारे में बात करें तो उसने तो सब कुछ जानकर प्लान किया था, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। वो थोड़ा सा साइड में खड़ा मेंग हाओ को देख रहा था, चेहरे पे हल्का सा स्माइल। वो क्यूरियस था कि एल्डर्स ने उससे क्यों बोला था कि मेंग हाओ पे नजर रखे। जब से वो ब्लेसेड लैंड में आया था उसने सीरियस नहीं लिया था, लेकिन अब दोबारा सामने आया था तो वो उसका अंदाजा लगाना चाहता था। सबके अपने अपने इरादे और प्लान्स थे। मेंग हाओ ने सब पर नजर डाली और हालांकि वो उनके पूरे मोटिव्स नहीं समझ पाया, लेकिन उसे आइडिया हो गया। उसने देखा कि ली वाली औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी पिंक विप यानी गुलाबी चाबुक हवा में चीख रही थी। मेंग हाओ का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, बल्कि उस औरत के अप्रोच करते वक्त उसने 3 कदम आगे ले लिए और तब उसने अपना दायां हाथ उठाकर जोरदार अटैक किया। जब उसकी छोटी सी स्ट्राइक गई तो आसपास की घास तूफान की तरह हिलने लगी। रुकने का नाम नहीं लिया। मेंग हाओ ने दूसरा स्ट्राइक किया, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। ये 5 स्ट्राइक्स वो 19 क्लियर स्काई स्ट्राइक्स का हिस्सा थे जो मेंग हाओ ने वायलेट रोब्ड लड़के से रटान वाइन्स के जरिए हासिल किए थे। मैनुअल अधूरा था, लेकिन पहले 5 स्ट्राइक्स कंप्लीट थे। हर एक स्ट्राइक में उसके परफेक्ट डाओ पिलर्स की पूरी ताकत थी। जब 5 स्ट्राइक्स पूरे हो गए तो एक आदमी के साइज का एक बड़ा सा मैजिकल पाल्म उसके सामने बन गया। हवा हर तरफ घूमने लगी और वो पाल्म यानी हथेली आगे बढ़ने लगी। जैसे ही क्लियर स्काई स्ट्राइक्स दिखाई दिए, हान बे और सीएजे दोनों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया ये टेक्निक। ये ब्लैक सीफ सेक्ट का एक खास मैजिकल स्किल था।
कोई आउटसाइडर इसे नहीं जान सकता था, लेकिन यहां मेंगहाओ खुद उसे यूज कर रहा था। उनका दिल हिल गया इस बात से। ली वाली औरत, जिसकी कल्टीवेशन लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक थी, उसके पास सिर्फ 7 डाओ पिलर्स थे, और वो भी क्रैक्ड नहीं, फ्रैक्चर्ड थे। उसके चेहरे पर अभी भी लाइटली डिस्डेन था जब उसकी विप मेंगहाओ के बड़े पाल्म से टकराई। उसके मन में पहले से सोचता, वो पाल्म बिखर जाएगा और विप सीधे मेंगहाओ के ऊपर जाकर उसकी हड्डियां तोड़ देगी, उसके टेंडन्स चीर देगी। बूम की आवाज के साथ एक धमाका हुआ, कुछ कोलैप्स हुआ, लेकिन यह मेंगहाओ का पाल्म नहीं था। जैसे ही उस औरत की मैजिकल विप उस पाल्म से टकराई, पाल्म हिलता है और फिर उसकी विप टूट के टुकड़े टुकड़े हो गई। ली के चेहरे का रंग उड़ पड़ा, चेहरे पे डिसबिलीफ था। उसने कभी सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। उसने तो लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाली पावर से विप बनाई थी, मगर सामने वाले का पाल्म उसके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। मेंगहाओ का बड़ा सा पाल्म तुरंत विप को तोड़ देता है, फिर वो एक्सट्रीम स्पीड से आगे बढ़ता है गेल फोर्स विंड्स के साथ। अब ली औरत के दिल में कोई भी ईगो नहीं बचा था। वो तुरंत पीछे हटी और अपना दायां हाथ उठाकर एक स्मॉल शील्ड निकाला। अपनी जुबान काटकर कल्टीवेशन पावर से थोड़ा खून निकालकर शील्ड पर थूक दिया। शील्ड घूमता है और बड़ा होकर मेंगहाओ के पाल्म का सामना करता है। फिर से एक धमाका होता है। शील्ड काफी पीछे गिरता है, सिर्फ मुश्किल से अटैक को झेल पाता है, लेकिन मेंगहाओ आगे बढ़ता जाता है। उसका स्पिरिचुअल सेंस, जो किसी भी लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर से कई गुना ज्यादा था, ली वाली औरत पर टूट पड़ता है। उस औरत की चीख निकल गई। उसे लगा जैसे कोई तीखी तलवार उसके दिमाग में घुस गई हो। उसकी अपनी स्पिरिचुअल सेंस टूटती सी महसूस हो रही थी। उसके मुंह से खून निकल गया और वो लड़खड़ाकर पीछे गिरी। अब तक मेंगहाओ उस शील्ड तक पहुंच चुका था। उसने हाथ हिलाया और बड़ी इल्यूजरी पाम शील्ड को पकड़कर खींच लाई। उसने अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज करके उस शील्ड पर लगा हुआ ब्रांडिंग मार्क मिटा दिया और फिर शील्ड को अपने बैग ऑफ होल्डिंग में डाल दिया। फिर उसने लाई नाम की औरत की तरफ देखा। वो शॉक में थी। उसका स्पिरिचुअल सेंस दबा दिया गया था, उसका ट्रेजर छीन लिया गया था। वो तुरंत पीछे हट गई, खून के घूंट निकालते हुए। उसका चेहरा सफेद था, दिमाग घूम रहा था। 2 डज़न कदम पीछे जाकर वो रुकती है और फिर मेंगहाओ को देखती है। आंखों में हैरानी थी। वो कहती है, तुम। उसका स्कैल्प सुन्न पड़ गया। ये तो अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर नहीं हो सकता। उसने कभी नहीं देखा था कि कोई अर्ली स्टेज कल्टीवेटर इतनी भयानक बैटल पावर दिखाए, इतना टेरिफाइंग स्पिरिचुअल सेंस। इम्पॉसिबल। उसके हिसाब से तो फ्लॉलेस फाउंडेशन भी ऐसा नहीं हो सकता था। मेंगहाओ शांत आवाज में बोलता है, इस आर्ट के टोटल 19 स्ट्राइक्स हैं। उसका चेहरा बिल्कुल वैसे ही शांत रहा। उसने उसके ट्रेजर के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसकी बात सुनकर ली औरत ने गहरी सांस ली और उसका चेहरा और भी ज्यादा सफेद हो गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अभी के अटैक ने उसके डाउ पिलर्स हिला दिए थे। उसने खून थूका और एक ट्रेजर्ड आइटम यूज करना पड़ा। अगर इससे ज्यादा स्ट्राइक्स ब्लॉक करनी पड़ती तो शायद उसका यह ट्रेजर भी टूट जाता, फिर उसके डाउ पिलर्स भी डैमेज हो जाते। स्ट्रेन्ड वॉइस में वो बोलती है, फेलो डाओइस्ट, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस समझ से परे है। मैं मूर्ख और घमंडी थी, प्लीज मुझे माफ करो। मेरा क्लाउड पीक शील्ड तुम ही रख लो, मेरी माफी का टोकन समझकर। उसने हाथ जोड़कर गहरा झुकाव दिया। आंखों में सिर्फ डर था, सिर्फ वो नहीं। शुयुदाओ भी नजर टिकाए मेंगहाओ को ही देख रहा था। अब उसे पूरी तसल्ली हो गई थी कि उसका पहले अटैक न करना सही डिसीजन था। मेंगहाओ डेफिनेटली अर्ली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का नहीं हो सकता, और अगर था तो यह और भी भयानक था। ग्रे रोब्ड आदमी ने आंखें खोली और मेंगहाओ पर टिकाई। उसने हल्के से सिर हिला दिया। हनबे सोच में पड़ गई, फिर हल्की स्माइल के साथ कहती है, फेलो दाओइस्ट मेंग, तुम लेट नहीं हो, समय आ गया है। अब हमारे क्लासिक ऑफ टाइम पाने के चांस 30% बढ़ गए हैं। सीएजीए हंसता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसने क्लियर स्काई स्ट्राइक्स का जिक्र तक नहीं किया। अब उसके दिल में भी डर बैठ गया था मेंगहाओ से। उसे समझ आ गया था यह बंदा छेड़ने लायक नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ मेंगहाओ का स्पिरिचुअल सेंस देखा था। अब तक उसे यह भी पता नहीं चला था कि उसके पास और कौन सी डेंजरस टेक्निक्स या आइटम्स हैं। जीजे जब किसी को पूरी तरह नहीं समझता था तो सुन रहकर रहता था। सिर्फ उसके बाद ही वो अटैक करता था, वो भी बिजली की तरह अचानक। तभी मेंगहाओ शांत आवाज में बोलता है, क्लासिक ऑफ टाइम को अभी छोड़ो, मैं ये ब्लेसेड लैंड में फेलो डाओइस्ट हान के बुलाने पर आया हूं।
लेकिन तुम्हारा सेक्ट इस जगह को कंट्रोल करता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं क्लासिक ऑफ टाइम को पाने में, तो क्या बाद में मेरे दाव पिलर्स तोड़ दिए जाएंगे? हनबे और शेजी दोनों के चेहरे पर लाइट फ्लैश होती है, पर उनके बोलने से पहले ही शिव युदाओ ठंडी हंसी के साथ बोल पड़ता है। फेलो दाओइस्ट मेंग सीधे पॉइंट पे आते हैं। मैं भी इस बात को समझना चाहता हूं, तो क्या ये दो फेलो दाओइस्ट अपना साइड क्लियर करेंगे? ग्रे रोब्ड मैन भी कहता है, हां, मुझे भी अब इसका जवाब चाहिए। उसकी आंखों में ठंडा सा चमक था जब उसने हानबे और सेजी को देखा। ली वाली औरत भी अब खुद की सेफ्टी को लेकर चिंतित लग रही थी। कुछ नहीं बोली, बस कुछ कदम पीछे हट गई। हानबे और सेजी के इर्द गिर्द घेरा बन गया। हानबे स्माइल करते हुए बोलती है, फेलो डाओइस्ट्स, मैं विनती करती हूं कि सेक्ट के मसले में ज्यादा प्रेस न करें। मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती, और अगर कहूं भी तो शायद कोई यकीन न करे। यह सेक्ट का सीक्रेट है। मैं खुद कॉन्क्लेव डिसाइपल हूं, लेकिन मुझे भी कुछ ही पता होता है। हां, लेकिन हम जहां जा रहे हैं वहां मैं तुम सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेती हूं। उसने हाथ घुमा दिया और 4 जेड स्लिप्स सबकी तरफ भेजे। हानबे बोलती है, इन जेड स्लिप्स में पूरा डिटेल दिया गया है कैसे इस ब्लेसेड लैंड से बाहर निकला जा सकता है। जो तरीका दिया गया है उसे फॉलो करोगे तो बिना दिक्कत के निकल सकते हो। इस पुरानी ब्लेसेड लैंड में कई एग्जिट्स हैं। अगर यकीन नहीं है, स्लिप पढ़ो और फिर ग्राउंड रियलिटी चेक करो। तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने ये जगह क्यों मिलने के लिए चुनी है। उसने स्माइल की, जैसे हमेशा करती थी, जेन्युइन और एप्लिकती भरी। मेंग हाओ ने अपना स्पिरिचुअल सेंस स्लिप पे भेजा और इधर उधर देखा। जेड स्लिप के मुताबिक 3 एग्जिट्स थे और एक उनके पैरों के नीचे था। मेंग हाओ ने जेड स्लिप में लिखा हुआ इनकैंटेशन जेस्चर ट्राई किया तो तुरंत ही उसके नीचे से टेलीपोर्टेशन पावर का एहसास हुआ। लेकिन यह टेस्ट करने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने बाइंड करना कंटिन्यू नहीं किया। हनबे फिर कहती है, ये 4 स्पिरिट सील इंसेक्ट्स हैं। अगर और वेरीफाई करना चाहते हो तो कर लो। स्पिरिचुअल सेंस इनमें डालो और एग्जिट की तरफ भेज दो, फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। उसने हाथ हिलाया और 4 सफेद अंगूठे जितने इंसेक्ट्स सबकी तरफ गए। जू युदाओ ने एक पकड़ा, चेक किया, फिर हां में सिर हिलाया। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से ब्रांड करके इंसेक्ट जमीन के अंदर भेजा। इंसेक्ट गायब। ली औरत ने भी वही किया। ग्रे रोब्ड कल्टीवेटर ने इंसेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। उसने अपने बैग को थपथपाया और एक बिच्छू निकाला। मेंग हाओ कहता है, मैं तुम्हारी बात पे शक नहीं करता, फेलो दाओइस्ट हान। फिर उसने एक इंसेक्ट उठाया, इनकैंटेशन कंटिन्यू किया और जेड स्लिप की मेथड से इंसेक्ट को एग्जिट के थ्रू भेज दिया। साथ ही एक रटन वाइन भी भेजी जो जमीन के नीचे छुपी थी। इंसेक्ट से उसने कुछ फेंट सा लोकेशन का फील लिया। वो जगह डेफिनेटली कहीं और थी, बहुत कहीं दूर। लेकिन उसी समय उस वाइन से इंटेंस खतरा महसूस हुआ। मेंग हाओ की आंखों में संकोच आया। तुरंत ही वो वाइन मर गई और मरने से पहले उसने मेंग हाओ को एक आखिरी इमेज भेजी, जो थी एक बहुत बड़ा ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन जो इतना बड़ा था जैसे 10,000 मीटर ऊंचा हो। सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।